हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी के अंतिम खाते इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। ट्रेडिशनली हम लोग कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची 3 के अनुसार अंतिम खाते यानी कि लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा चिट्ठा, तुलन पत्र या बैलेंस शीट बनाते आए हैं। नॉर्मली हम जो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट है उसको टी फॉर्म में बनाते आए हैं। पीएनएल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खाते के रूप में डेबिट और क्रेडिट पक्ष दर्शाते हुए, और बैलेंस शीट को एसेट्स और लायबिलिटी के रूप में टी फॉर्म में बनाते आए हैं। आज हम इसके बाद में कंपनी अधिनियम में 2013 में व्यापक रूप से परिवर्तन किए गए और उसके अनुसार विभिन्न प्रावधानों में परिवर्तन आया। तो जब भी हमें कंपनी के अंतिम लेखे अब बनाने हो तो हमें कंपनी अधिनियम में किए गए विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने चाहिए। जो भी प्रावधान विशेष हमें दिए गए हैं उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मदों में, आवश्यक राशियों में आवश्यक समायोजन हमें कर लेने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में चिट्ठे से संबंधित बातें, चिट्ठे का प्रारूप और उसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, और भाग 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप और उसके संदर्भ में विभिन्न मदों के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं कि वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएंगी और किस प्रकार से प्रदर्शित की जाएंगी। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो भी पार्ट है वो फर्स्ट या सेकंड यहाँ पर दर्शा के नेम ऑफ द कंपनी इसके ऊपर बताया जाएगा। फिर बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर दर्शा के रुपीस को इन थाउजेंड और इन करोड़ जैसा भी स्थिति है उसको यहाँ पर ऊपर दर्शाया जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक विवरण पत्र की तरह यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। जब भी आप किसी वास्तव में भी किसी कंपनी के बैलेंस शीट को और पीएनएल अकाउंट को, उसके फाइनल अकाउंट्स को नेट पर सर्च करेंगे और वहां पर आप देखेंगे तो उस कंपनी के वित्तीय लेखे स्टेटमेंट फॉर्म में ही बने हुए हैं। वास्तव में कंपनियां इसी स्वरूप में बनाती है। यह अलग बात है कि हमें प्रश्न में हल करते समय टी फॉर्म में भी हम आज भी बनाते हैं। अब भी प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप टी फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन जो प्रारूप है वो इस प्रकार का दिया हुआ है 2013 के संशोधनों के बाद में, कि जैसे पर्टिकुलर है यहाँ पर नोट नंबर, इसमें नोट के केवल नंबर डाले जाते हैं जिसके संदर्भ में इस प्रारूप में वैल्यूज आने के बाद में विस्तृत विवरण उसका आगे दिया हुआ होता है। यहाँ पर ये 2 शब्द आप देख रहे हैं, करंट और प्रीवियस ईयर। यहाँ पर रिपोर्टिंग ईयर जो है, जिस वर्ष के लिए ये बनाया जा रहा है उस वर्ष की सारी सूचनाएं इस कॉलम में भरी जाती है, और कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पीरियड, उससे पिछले वाले साल में जो पीरियड रहा वो का वही पीरियड, उस अवधि की सूचनाएं यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है ताकि तुलना की जा सके कि पिछली संबंधित अवधि में से इस अवधि में क्या परिवर्तन आए। एक बार ये तो प्रारूप है, चाहे वो बैलेंस शीट का हो चाहे वो पीएनएल अकाउंट का हो, इसी प्रारूप में बनाया जाता है, नहीं कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉर्म में बनाए जाते हैं। फिर बैलेंस शीट की अगर हम बात कर लें तो बैलेंस शीट में हम ट्रेडिशनली टी फॉर्म की जो बैलेंस शीट बनाते थे उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज में आप 2 भाग हम कर लेते थे, बांट लेते थे उसको, और यहाँ पर आपको सारी चीजें इसी भाग में प्रदर्शित करनी है, जिसके पहले सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा है वो यहाँ पर सबसे पहले आता है, जिसमें इक्विटी कैपिटल और सारे रिजर्व्स। उसी प्रकार से उसके बाद में फिर जो नॉन करंट लायबिलिटी हैं वो प्रदर्शित की जाती हैं। उसके बाद में फिर करंट लायबिलिटी यहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं, ये योग हो जाता है। फिर दूसरा पक्ष चालू होता है जिसमें नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले बताई जाती हैं, उसके बाद में करंट एसेट्स उसके बाद में बताई जाती हैं, और इस प्रकार से ये बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से
अगर हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी प्रारूप में बनता है। यहाँ पर सबसे पहले जो व्यवसाय की जो नियमित बिक्री है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, और अगर इसके अलावा कोई भी अदर रिसिप्ट्स हुई हैं जो नॉन ऑपरेटिव हैं वो सारी की सारी यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार से कुल रेवेन्यू बन जाता है। इसमें से जो व्यवसाय को नियमित व्यवसाय को करने से कंटिन्यू जो व्यवसाय है उसको करने से जो भी खर्चे करने पड़ रहे हैं उन सारे खर्चों को यहाँ पर घटाया जाता है योग करके। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है रेवेन्यू और इन खर्चों का वो कहलाता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। इसमें से फिर एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं उनका समायोजन किया जाता है, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का समायोजन किया जाता है, तो वो कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आने के बाद में टैक्स का समायोजन करते हैं करंट और डेफर्ड टैक्स का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आने के बाद में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन टू कंटिन्यू द बिजनेस वो यहाँ पर आ जाता है, और अंत में यहाँ पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड और बेसिक दोनों प्रकार की भी प्रदर्शित की जाती है। तो इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। हमें भी जब प्रश्न में बैलेंस शीट बनानी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा, अगर इस प्रावधान के तहत अनुसूची 3 के अनुसार अगर हमें बनानी है तो इसी फॉर्मेट में हमें बनानी चाहिए। इसके अलावा कुछ विभिन्न बातें भी इन संशोधनों में कही गई है। जब भी हम ये प्रिपेयर करें खाते तो इन बातों को ध्यान में रखें। जैसे कि इसमें से कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हैं, विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अंशधारियों को लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ, उनको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी अधिनियम 1960 में यह प्रावधान है। उसके बाद में उसकी कोई भी किसी भी वर्ष में अगर कंपनी लाभांश बांट रही है तो पहले ये देखे कि उसके पास में उपलब्ध शेष कितने हैं, विभाजन योग्य लाभ कितने हैं। विभाजन योग्य लाभों की गणना करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि डेप्रिसिएशन जो है, ये बात महत्वपूर्ण आइटम है, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 123 शेड्यूल 2 के अनुसार घट जाना चाहिए। इट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब ये कितना है तो इसको घटाने के चालू वर्ष का हास घट जाना चाहिए। पिछले वर्षों में नियमानुसार, इस नियम के अनुसार जो डेप्रिसिएशन की राशि आनी चाहिए थी वो घट जानी चाहिए, और ये घटाने के उपरांत जो हानि आती है उस हानि, यहां पर ये ध्यान रखें कि इस प्रावधान के तहत डेप्रिसिएशन घट जाना चाहिए पूर्व के वर्षों में भी। तो एक तो राशि होगी इस डेप्रिसिएशन की, इस प्रावधान अंडर सेक्शन 123 वाली, और दूसरा इसको घटाने के उपरांत अगर जो लाभ बचते हैं, लाभ अथवा हानि जो भी बचते हैं, उन दोनों में से डेप्रिसिएशन और लाभ अथवा हानि जो शेष रहा उसमें से जो कम है वो अवेलेबल रहेगा डिविजिबल प्रॉफिट के लिए। तो इस प्रकार जब पहली बार अगर कभी कोई लाभांश घोषित हो रहा है तो इन सारे पुराने वर्षों का इस प्रकार से समायोजन डेप्रिसिएशन का करने के बाद में जो योग आता है उसमें से अगर केंद्रीय सरकार से कोई सब्सिडी वगैरह मिल रही है तो वो घटाने के बाद में जो शेष राशि है वो उसका समायोजन करने के बाद में जो शेष राशि है वो विभाजन योग्य लाभ कहलाती है, जिसमें से कि अंशधारियों को लाभांश बांटा जा सकता है। ऐसे ही आप देख रहे हैं बोनस अंशों का निर्गमन, लाभ, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स या लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कई बार व्यवसाय में लाभ तो बहुत होते हैं लेकिन कंपनी नकद के रूप में लाभांश नहीं बांटना चाहती, क्योंकि नकद के रूप में अगर लाभांश बांटा जाता है तो कंपनी की कार्यशील पूंजी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो कंपनी चाहती है कि वो जो लाभ इकट्ठे हुए हैं उन लाभों में से लाभों का उपयोग कंपनी अंशों के रूप में वितरित करने का काम करे। तो बदले में
अंशधारियों से कोई पैसा अगर नहीं लिया जा रहा है, मुफ्त में, फ्री में अगर वो अंश जारी किए जा रहे हैं अंशधारियों को, तो ऐसी स्थिति में वो कहलाता है बोनस अंशों का निर्गमन। बोनस अंशों का निर्गमन दो तरीके से हो सकता है कि एक तो पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी कर दिए जाए, यानी कि 10 रुपए का अगर अंकित मूल्य फेस वैल्यू है तो ये जारी कर दिया जाए अंशधारी को, बदले में उसमें से 10 में से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया, और एक अगर दूसरा है पूर्ण प्रदत्त बनाने में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से कोई शेयर कैपिटल जारी की हुई है और उसके ऊपर अंकित मूल्य 10 रुपया पूरा नहीं मांगा जा चुका है, 8 रुपया 7 रुपया इतना ही कुछ मांगा जा चुका है, तो शेष राशि अंशधारियों से लिए बिना उसको पूर्ण प्रदत्त बनाने के काम में का काम किया जा सकता है लाभों में से। तो इसको भी हम कहेंगे बोनस अंशों का निर्गमन और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है और ये भी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। जब आप पूर्ण प्रदत्त अंश जारी कर रहे हैं तो आपको व्यवस्था करनी है लाभों में से। तो इस यहां के लिए हम बोले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, इसमें से लाभ को लिया जा सकता है। अगर मैं प्रविष्टि भी लिख रहा हूं और क्रम भी लिख रहा हूं कि इस क्रम से हम लाभों का उपयोग कर सकते हैं। फिर और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, इसमें से हम ले सकते हैं पैसा। ऐसे ही कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट दिया, इसमें से लाभ निकाले जा सकते हैं बोनस अंश जारी करने के लिए। और एनी अदर रिजर्व अकाउंट दिया, उसमें से हम ले सकते हैं टू बोनस टू शेयर होल्डर। अकाउंट, इस क्रम से लाभों का उपयोग किया जा सकता है बोनस टू शेयर होल्डर इनको देने के लिए। और बोनस टू शेयर, यही शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर इस जो ये बोनस अंश जारी किए जा रहे हैं उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर पर जारी किए जा रहे हो, प्रीमियम पर जारी किए जा रहे हो, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट साथ में किया जाएगा। यानी इस राशि, इन दोनों के योग के लिए इन लाभों में से, इस क्रम से लाभों का उपयोग किया जा सकता है। जबकि पूर्ण प्रदत्त बनाने की बात करें तो ये जो दो खाते आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये विशेष प्रकार के हैं खाते। इनका उपयोग कैपिटल नेचर के ये प्रॉफिट्स हैं, इनका उपयोग बोनस के पूर्ण प्रदत्त बनाने में नहीं किया जा सकता। इनका उपयोग केवल पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश जारी करने में ही किया जा सकता है, पूर्ण प्रदत्त बनाने में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब आप एंट्री कर रहे होंगे ऐसी स्थिति में, तो ये और ये दोनों डेबिट हो सकते हैं, यानी पहले फेलियर अकाउंट और फिर एनी अदर रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, और फिर एंट्री ये की यही रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम लाभों का पूंजीकरण संबंधित नियम के आधार पर करते हैं, और इसकी अकाउंटिंग जो तरीका है वो ये हम जब सवाल करेंगे तो इस प्रकार की प्रविष्टियां हमें बोनस अंशों के निर्गमन या लाभों के पूंजीकरण के संदर्भ में दर्शानी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं संचयों में हस्तांतरण। केंद्रीय सरकार ने जब ये प्रावधान किए कंपनी एक्ट में, 2013 में आमूलचूल परिवर्तन हुआ कंपनी एक्ट में, उस समय संचयों में हस्तांतरण के संदर्भ में भी नियमों की उल्लेख किया गया है। 1974 के बाद से 1 फरवरी 1975 से जो एप्लीकेबल हो गए थे, संचयों में हस्तांतरण किया जाता है। इसके संदर्भ में विभिन्न नियम हैं। हमें भी जब सवाल करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न में ये कह रखा है कि इतना % लाभांश घोषित किया गया और बांटा गया,
तो उस लाभांश की दर को ध्यान में रखते हुए हमें संचयों में कितना ट्रांसफर करना है ये भी हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो सवाल में अगर लाभांश बांटने की बात कही गई है प्रतिशत के रूप में, तो संचयों में कितना प्रतिशत के रूप में हमें ट्रांसफर करना है वो खुद ध्यान रखने का पड़ेगा अपने को। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट, पहला अगर अपन ट्रेडिशनल बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट आता है, और उसके बाद में पूर्व के लाभों को लेके आए बैलेंस को और उसमें से डिविडेंड बांटे, ट्रांसफर करें रिजर्व में, और शेष बचाएंगे जो प्रॉफिट को वो हम ले जाते हैं वापस बैलेंस शीट में। तो संचयों में कितना ट्रांसफर करें, तो चालू वर्ष के जो लाभ हैं, नियम में इसके संदर्भ के बोल रहा हूं, चालू वर्ष के जो लाभ हैं उसका 2.5% 2.5% ट्रांसफर करें संचय में। दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व का मतलब यहां पर जनरल रिजर्व है 2.5% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट इफ जो डिविडेंड है वो 10% से ज्यादा बांटा जा रहा हो लेकिन 12.5% से कम बांटा जा रहा हो। तो 10 से ज्यादा 12.5 तक, 12.5 से कम, इतना अगर डिविडेंड बांटा जा रहा है तो हमें क्या करना है, करंट ईयर के प्रॉफिट का 2.5% ट्रांसफर करना है। तो पहला नियम हो गया 2.5% ट्रांसफर करें। अगर रेट जो है वो डिविडेंड रेट वो 10% से ज्यादा हो और 12.5% से कम हो तो 2.5 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट ट्रांसफर कर दें जनरल रिजर्व में। ऐसे ही दूसरा नियम है कि 5% ट्रांसफर कर दें अगर ये 12.5% से ज्यादा हो रेट और 15% के बराबर या 15% से कम हो जाए तो। ऐसे ही तीसरा 7.5%, अगर ये 15% से ज्यादा हो डिविडेंड की रेट और डिविडेंड की रेट 20% के बराबर या 20% से कम हो तो करंट ईयर के प्रॉफिट का 7.5% ट्रांसफर कर दें किसमें, जनरल रिजर्व में। ऐसे ही फोर्थ 10%, अगर ये 20% से ज्यादा डिविडेंड की रेट हो तो ये नियम डिस्क्राइब्ड है। कंपनी के अंतर नियम अगर इजाजत देते हैं, उसमें अगर प्रावधान है इस बात का, तो कंपनी चाहे तो इससे ज्यादा राशि ट्रांसफर जनरल रिजर्व में कर सकती है, परंतु इतनी डिविडेंड की रेट होने पर इतना ट्रांसफर जनरल रिजर्व में तो करना ही है। अगर प्रश्न में नहीं दे रखा है, हमें डिविडेंड रेट दे रखी है, तो ट्रांसफर हमें खुद ही कंप्यूट करके जनरल रिजर्व में करना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये राशि दर्शानी पड़ेगी। इसके आगे हम देखते हैं संचयों में से लाभांश। 2014 के बाद में ये प्रावधान कर दिए गए कि कंपनी के पास करंट ईयर में पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है तो पूर्व में जो संचय उपलब्ध हैं उन संचयों में से भी कंपनी चाहे तो लाभांश बांट सकती है, लाभांश बांट सकती है, परंतु इसके संदर्भ में कुछ शर्त हैं, उन शर्तों की पूर्ति हो जानी चाहिए। उन शर्तों को हम देखते हैं। जिसमें सबसे पहली शर्त तो यह है कि जो पूर्व के जो 3 वर्ष हैं उनकी औसत लाभांश दर निकालें और उसके आधार पे जो राशि आई है वो कैलकुलेट करें। लाभांश दर के, लाभांश की दर आपको मालूम है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल पे अप्लाई की जाती है और उससे वो राशि आ जाती है। दूसरा जो प्रदत्त पूंजी है, पेड अप कैपिटल है, प्लस पेड अप कैपिटल में आप ऐड कर लें फ्री रिजर्व्स, इसका करें 1/10
इससे जो 1/10 है इससे अधिक नहीं हो सकती। तो इन दोनों प्रकार के लाभों का अगर आप ये कर लेंगे 1/10 भाग, तो इससे अधिक बांटा नहीं जा सकता। और जो तीसरा है, जो संचयों में शेष है, जो रिजर्व है 1/15 ऑफ 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। इसमें से जो घटा के ये जो बनता है, यानी कि नियम तो ये है कि रिजर्व में 15% से कम नहीं रहना चाहिए। तो इसमें से आप ये घटा देंगे तो ये राशि आ जाएगी। और इन तीनों में से जो कम है, तीनों में से जो कब सबसे कम है, वो उतनी मैक्सिमम आप संचयों में से राशि लाभांश के रूप में वितरित कर सकते हैं। तो कंपनी ये 3 नियम हम कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद में फिर संचयों में से वो राशि जो तीनों में से जो सबसे कम है उतनी लाभांश के रूप में घोषित की जा सकती है, बांटी जा सकती है। इसके बाद में लाभांश घोषणा व भुगतान पर प्रविष्टियां 2013 में कुछ प्रावधान अपने को दिए गए हैं। चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, एक प्रोसेस होता है। मैं उस प्रोसेस को दोहरा देता हूं कि सबसे पहले हम प्रपोज करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू प्रपोज डिविडेंड। चाहे वो इक्विटी का तो इक्विटी नाम लिख लेंगे डिविडेंड से पहले, इक्विटी डिविडेंड। P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू प्रपोज इक्विटी डिविडेंड या टू प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सबसे पहले आप प्रपोज कर लेंगे। प्रपोज करने के बाद में इसको पेबल बना लेंगे। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट दिया टू पेबल डिविडेंड। पेबल किसको? होल्डर को। और अगर इसमें से कोई टीडीएस काटा जाना है तो टू टैक्स भी साथ में एंट्री में हम लिख देंगे। प्रायः कंपनियां खुद अपने लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है और बैंक में जमा कर देती है पैसा वो, और बैंक को निर्देश देती है कि वो चेक इशू कर दें शेयर होल्डर्स को। तो एक खाता खोला जाता है सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट। तो एंट्री प्रविष्टि जो हो जाएगी डिविडेंड बैंक अकाउंट दिया टू बैंक हमारे बैंक कंपनी के बैंक खाते में से डिविडेंड बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। फिर डिविडेंड बैंक से वो जो भी इनका पेबल आपने बनाया उसका पेमेंट हम बैंक के मार्फत करते हैं। बैंक चेक जारी करता है, वो पेमेंट हो जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिविडेंड पेबल अकाउंट दिया टू, ये व्यक्ति हैं, खूब सारे अंशधारी हैं जिनको कि ये पैसा दिया जाना है। तो डिविडेंड पेबल अकाउंट दिया टू डिविडेंड बैंक। डिविडेंड बैंक के मार्फत वो पेमेंट कर दिया जाएगा। ये पेड की एंट्री हो गई। इसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अंशधारियों ने क्लेम नहीं किया हो, उनके पते गलत हो, उन तक चेक नहीं पहुंचे और वो पैसा अभी भी बैंक में पड़ा हुआ है, तो अनक्लेम डिविडेंड ये रह जाता है। तो हम इसकी एंट्री करते हैं पेबल अकाउंट दिया टू डिविडेंड पेबल अकाउंट दिया टू अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। तो पेबल जो आपने शुरू में P&L से प्रपोज किया, प्रपोज करने के बाद में पेबल अकाउंट में ट्रांसफर किया, पेबल को आपने डिविडेंड बैंक से पेमेंट कर दिया, परंतु कुछ डिविडेंड पेबल अभी आपके क्रेडिट साइड में रह गया है, प्रविष्टि में बैलेंस शेष रह गया है, उसको आप क्या करते हैं वर्ष के अंत में डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड में ट्रांसफर कर देते हैं कि ये पेमेंट नहीं किया गया। और इसी प्रकार से बैंक खाते में भी जो आपका डिविडेंड बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट या इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। किससे? डिविडेंड बैंक अकाउंट से। जो शुरू में आपने अपने बैंक अकाउंट से, कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया था डिविडेंड बैंक में टू पे द डिविडेंड टू द वेरियस इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो पैसा वापस जो शेष रह गया है अनक्लेम के कारण वो यहाँ पर वापस अनपेड डिविडेंड बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये प्रविष्टियां कर दी जाती है। उससे पहले की प्रविष्टियां मैंने बोली है, लिखी नहीं है, परंतु मैंने बोली है कि P&L अकाउंट से पहले प्रपोज कीजिए, प्रपोज को पेबल में ट्रांसफर कर दीजिए, पेबल को आप डिविडेंड बैंक से पेमेंट
कर दीजिए और शेष रह जाए उसको इस प्रकार से अनक्लेम डिविडेंड में ट्रांसफर कर दीजिए और इसको अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर कर दीजिए। यह लायबिलिटी साइड में आ जाएगा या एसेट साइड में बैलेंस शीट में प्रदर्शित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न जो नियम है, प्रावधान है, उनको हमें प्रश्नों को भी थ्योरी के लिए तो काम के ही है ये कि हमें नोट्स लिखने हो इनके ऊपर, तो उसमें ये नियमों को आप वर्णित कीजिए, परंतु प्रश्न जब हम करते हैं, सवाल करते हैं, तो भी नियमों को हमें ध्यान में रखते हुए राशियों की गणना और संबंधित प्रविष्टियां करनी पड़ती है। इसके अलावा एक टॉपिक और है प्रबंधकीय पारिश्रमिक। आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक को डेबिट करते हैं, तो उसके संदर्भ में भी बहुत सारे प्रावधान है। विभिन्न धाराओं के तहत ये बताया गया है कि अधिकतम कितना पारिश्रमिक किस प्रकार के प्रबंधक को दिया जाना है और उसके लिए लाभ की गणना कैसे की जाएगी। तो उसके अगले वीडियो में हम उसको भी देखेंगे। तब तक आप इसके प्रश्नों को हल कीजिए और वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आगे वाला वीडियो कौन सा आ रहा है। धन्यवाद।